अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व प्रॉब्लम जो डाइवर्जेंस थ्योरम से रिलेटेड थे वो सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो जो मेरी आज की वीडियो है ये स्टोक्स थ्योरम से रिलेटेड वीडियो है और इससे जो ऑनवर्ड जो सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं इसके बाद वो अपलोड किए जाएंगे। तो सबसे पहले स्टोक्स थ्योरम का जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 30 है स्टोक्स थ्योरम का, उसके दो पार्ट हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस स्टोक्स थ्योरम इन वर्ड्स, कि अगर हम लोगों ने उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या क्वेश्चन लिखा है, एंड बी पार्ट क्या है, राइट इट इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, कि उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखने का जो है तरीका भी बताएं। ठीक है, कि हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना हो वो कैसे लिखेंगे, अगर इसको अपने लफ्ज़ों में लिखना हो, इन शॉर्ट अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो अगर आपने उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट जो है रीड कर लेते हैं। वो क्या लिखा है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंटियल कंपोनेंट ऑफ a vector A taken around simple closed curve C। किस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई सिंपल क्लोज्ड कर्व है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से मेरे पास सिंपल क्लोज्ड कर्व आएगा। ये देखिए, इस तरह से ये एक मेरे पास क्लोज्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, इसको अगर मैं सी, क्योंकि क्लोज्ड का क्या मतलब है कि ये मतलब क्लोज्ड है, मतलब बंद है, कहीं से भी इसका थोड़ा सा भी कोई रास्ता ओपन नहीं है। ठीक है, तो अब उसने कहा है कि अगर इसके ऊपर कोई टेंजेंटियल वेक्टर है, टेंजेंटियल का मतलब क्या होता है, जो इसके इस तरह से, टेंजेंट का क्या मतलब होता है, टेंजेंट कंपोनेंट का जो उसको किसी पॉइंट पे टच कर रहा होता है। ठीक है, तो उसने कहा है जो उसका टेंजेंटियल कंपोनेंट है वेक्टर ए, वो क्या करे, उस जो मेरे पास जो टेंजेंटियल कंपोनेंट वेक्टर ए है किसी सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर, ठीक है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो मेरे पास इसके अंदर जो मेरे पास इसके अंदर सरफेस आ रहा है ना, क्योंकि इस कर्व के अंदर जो सरफेस है अगर उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, देखें अगर मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में उसको रीड करूं तो क्या आएगा मेरे पास, ये देखिए, इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट। मेरे पास क्या है, जो नॉर्मल कंपोनेंट सरफेस के अलोंग है ना वेक्टर ए का, उसको मैंने क्या, पहले उसने टेंजेंटियल कंपोनेंट कहा, फिर वो क्या कह रहे हैं कि जो सरफेस के अंदर नॉर्मल कंपोनेंट ए अगर उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, उस जो मेरे पास क्लोज्ड कर्व था उसके इक्वल। आगे क्या लिखा है, टेकन ओवर एनी सरफेस एज हैविंग सी एज इट्स बाउंड्री, कि सी उसकी क्या है, कोई सी भी बाउंड्री है। तो अगेन इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मेरे पास किस किस चीज़ का रिलेशन, लाइन इंटीग्रल को बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, या फिर अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन गिवन है तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास सरफेस इंटीग्रल की वैल्यूज गिवन है तो मैंने इसको कन्वर्ट करना है, लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो इस जो चीज़ के लिए कौन सा थ्योरम यूज़ होगा, स्टोक्स थ्योरम जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि हम लोगों ने किस चीज़ को किस में कन्वर्ट करना है। जो मेरे पास लाइन इंटीग्रल है, अगर मेरे पास उसकी वैल्यूज़ गिवन है तो वो कहेंगे कि हमने इसका सरफेस फाइंड आउट करना है, तो फिर स्टोक्स थ्योरम की हेल्प से हम उसका सरफेस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये तो थी इसकी स्टेटमेंट। अब मैं इसकी जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है उसको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, सबसे पहले मेरे पास लेट कर लेना है जो मेरे पास वेक्टर ए है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने एक्सप्लेन करनी है, इसमें हमारे पास तीन एक्सिस आएंगे, आई जे के, तीनों की बात होगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो अगर मैं सरफेस को भी पढ़ रही, मतलब किसी प्लेन पे ही करूँगी ना स्टडी, तो ये जितने भी हम लोगों ने, जब भी हम लोग ये वाला चैप्टर जब से स्टार्ट किया है तो इसमें हमारा हम तीनों एक्सिस को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जो मेरे पास वेक्टर है उसको लेट कर लेना है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ठीक है, एंड लेट n इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, जो मेरे पास n अब मैं लेट करने लगी हूँ वो उस सरफेस के लिए क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब मैंने इसको यूनिट वेक्टर को क्या करना है, इसको मैंने n1 आई कैप, अगेन ये भी मेरे पास एक वेक्टर है और इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है, n, इसकी जो मेरे पास, अगर इसको आई जे के की फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, n1 आई कैप प्लस n2 जे कैप प्लस n3 के कैप। ठीक है, फिर मैंने क्या करना है, ये जो मेरे पास n1 है इसको मैंने क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी है कि अगर मैं इसकी
एंगुलर फॉर्म में वैल्यू, मतलब अगर इसको एंगल्स में स्टडी किया जाए तो कैसे आएगा। n1 की वैल्यू क्या है कि n का अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए i के साथ तो cos अल्फा जो है उसको लेट करेंगे, ये वो खुद से लेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर n2 की वैल्यू देखी जाए एंगल्स की फॉर्म में तो वो कह रहे हैं कि जब मैं n का डॉट प्रोडक्ट लूँगी j के साथ तो मेरे पास cos बीटा आ जाएगा। अच्छा, इस चीज़ में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे वो वेक्टर यूज़ कर रहा है, या तो मुझे लगता है ये एरो हेड यूज़ कर रहे हैं या फिर कैप यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो वो ये है कि यहाँ पे एरो हेड यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये लगाना है, ये लगा लें, लेकिन अगर ये वेक्टर फॉर्म है तो ये भी वेक्टर फॉर्म ही होगा, ठीक है। फिर जब मैं n2 का डॉट प्रोडक्ट ले रही हूँ उसमें n कैप डॉट j कैप आएगा, वो कॉस बीटा के इक्वल है। और लास्ट पे मेरे पास क्या है n3 n डॉट k इज इक्वल टू कॉस गैमा आएगा, ठीक है। अब लास्ट नेक्स्ट उन्होंने कुछ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी है, वो क्या है, वेयर अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स। हमारे पास अल्फा बीटा मतलब जो मेरे पास चीज़ें तीनों वैल्यूज़ गिवन है अल्फा बीटा गैमा, वो क्या है, वो कह रहा है कोई से भी ये एंगल्स हैं विच एन मेक्स द विथ पॉजिटिव। क्या कह रहे हैं कि जिसको जो एन है मेरे पास ये वाली वैल्यू वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रहे हैं। अब पॉजिटिव एक्सिस कौन से, एक्स वाई जेड तीनों मेरे पास कौन से एक्सिस है, पॉजिटिव एक्सिस है, क्योंकि नेगेटिव की तो बात ही नहीं हो रही, हम लोग आउटवर्ड बात कर रहे हैं ना, तो वो पॉजिटिव एक्सिस की ही बात की जा रही है। और आई कैप जे कैप के कैप डायरेक्शंस, ठीक है, हमारे पास आई जे के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी डायरेक्शंस को, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, तो फिर हम किसको कहते हैं, यहाँ पे वर्ड क्या आता है, विद नेगेटिव एक्सिस, ठीक है, क्योंकि माइनस को किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट देखें, लास्ट पे जो इसके आगे स्टेटमेंट लिखी है वो क्या लिखी है, और आई जे के डायरेक्शंस रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा आर डायरेक्शन को साइंस। ये क्या है मेरे पास, अगेन आई जे के उसने बता दिया क्या क्या चीज़ें हैं, फिर वो कह रहा है कि ये मेरे पास जो गिवन है वो क्या है, ये डायरेक्शंस को साइंस है ऑफ एन वेक्टर एन के साथ। अब मैंने क्या करना है, क्वेश्चन में जो स्टोक्स थ्योरम का जो मेरे पास स्टेटमेंट थी उसमें क्या था, डेल क्रॉस ए, तो मैंने यहाँ पे भी क्या करना है कि डेल का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है, किसके साथ, ए के साथ। जब मैं डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लूँगी तो ये मैं कब से ये वाली चीज़ एक्सप्लेन करती आ रही हूँ कि डेल क्रॉस ए कैसे लिया जाएगा, डिटर्मिनेंट लिया जाएगा 3 क्रॉस 3 का, आई जे के ऊपर आएगा, डेल की वैल्यू नीचे आ जाएगी, A1 A2 A3 लास्ट पे आ जाएगा। फिर मैंने इसको इस तरह से इसको एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करने से कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा नेक्स्ट, डेल क्रॉस ए डॉट एन। अब मैंने इसके साथ एन का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। अब एन के साथ जो उसकी वैल्यू है कॉस अल्फा, मतलब मेरे पास आई की जगह क्या आ रहा है जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूँगी, ये देखें, अगर मैं डेल क्रॉस ए डॉट एन ले रही हूँ तो ये मैं इसका मतलब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले रही हूँ, तो क्या आएगा, एन की वैल्यू क्या है, N1 आई कैप N2 जे कैप। अब अगर पीछे वाली वैल्यू देखी जाए तो मेरे पास यहाँ पे देखें, जब मैं N1 जब मैं इसकी जगह क्या आएगा, अगर इसके साथ भी n आ जाएगा, n डॉट आई क्या हो जाएगा मेरे पास, N1 है ना, तो N1 की जगह n डॉट आई आएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा, जे की जगह कॉस बीटा और उसकी जगह कॉस गैमा आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या करना है, एंड जैसा कि मुझे पता है कि ए का जब मैं डॉट प्रोडक्ट ले रही हूँ डी आर के साथ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, ये भी मैं काफ़ी दफ़ा चीज़ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके बाद मैंने क्या करना है, जो मेरे पास नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, कुछ इस तरह से मेरे पास आंसर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी कि मैंने अब जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगी तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और लास्ट में मैंने लिख देना है कि ये जो मेरे पास स्टोक्स थ्योरम का फॉर्मूला है, ये मेरे पास सरफेस इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है, डेल क्रॉस ए डॉट एन डी एस इज इक्वल टू मेरे पास सिंगल इंटीग्रल है क्लोज्ड कर्व ए डॉट डी आर। फिर मैंने क्या करना है, इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख दी है जो मैंने अभी प्रूव की थी, और इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख दी है जो ये मेरे पास आई है, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो मेरे पास स्टोक्स थ्योरम है, इसके इस तरह से लिखने को हम शॉर्टकट इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये मेरे पास बेसिकली जो मेरे पास फॉर्मूला है स्टोक्स थ्योरम का वो क्या है, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ये दीजिए आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो प्रॉपर जो एक प्रूफ होता है स्टोक्स थ्योरम का उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।